हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 63 दादी का मेलोड्रामा प्लस ब्रह्मास्त्र। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि माहिर और जीविका दोनों आपस में मैसेज के थ्रू बातें कर रहे थे। जब माहिरा उसके रूम में आती है, जिस वजह से माहिर जीविका को गुड नाइट विश कर माहिरा से बात करने लगता है। माहिरा अपने भाई को फोन के साथ बिजी देख तंजिया लहजे में कहती है कि खुद तो वो लड़कियों के साथ चिट चैट करने में बिजी है और वो यहाँ पिछले 3 दिनों से डिजाइन बना रही है। ये देख माहिर उसकी बात से डिनाई करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो गलत सोच रही है, लेकिन माहिरा जानती थी, इसलिए वो बात को खत्म करने के लिए माहिर को डिजाइन की फाइल देते हुए कहती है कि अब उसका काम खत्म हुआ और अब वो खुद क्लाइंट से डील करे, क्योंकि उसे और भी बहुत से जरूरी काम करने हैं। इतना कह वो वहां से अपने रूम में चली जाती है और माहिर उसे यूं जाते देखने में सिर हिला देता है। माहिरा अपने रूम में आते हुए खुद से ही बोली, अब अद्वैया रेडी हो जाओ, क्योंकि माहिरा सोनी तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ने वाली है। मैं भी देखती हूँ कौन हमारे रास्ते में आता है। ये कहते हुए उसकी आंखों में अद्वैया को पाने के जुनून साफ देखा जा सकता था और ये भी साफ था कि वो हार नहीं मानने वाली। अगली सुबह जिया का घर, ब्रेकफास्ट की टेबल पे सब बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे थे। तभी आदित्यनाथ जी जीविका से बोले, आज अद्वैया के साथ हमारी 4 बजे की मीटिंग है। पेपर्स सारे रेडी है ना? यस डैड, सब रेडी है। जीविका उन्हें देखते हुए बोली। तो वही दो ऐसे इंसान जिन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं था और वो आराम से ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ के नाश्ता खत्म करने में बिजी थे। वो थे दादी और जिया। जिया को तो वैसे भी अद्वैया से कोई खास लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हर बार अद्वैया का नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते थे और गुस्सा आने लगता था। अभी भी कुछ वैसा ही था, लेकिन वो अद्वैया के बारे में न सोचने का फैसला करती है। जैसे ही जिया नाश्ता खत्म कर कॉलेज जाने को हुई, तभी दादी जिया को रोकते हुए बोली, जिया आज शाम को जल्दी आ जाना, मुझे मार्केट घूमने जाना है। उनकी बात सुन जिया परेशान हो जाती है, क्योंकि दादी की शॉपिंग मतलब सिरदर्द। इसलिए वो अपनी दादी को देख मना करते हुए बोली, दादी आप जीविका दी को ले जाओ ना, मुझे नहीं जाना। जीविका जिया की इस बात पे उसे घूर के देखती है, क्योंकि दादी सच में काफी परेशान करती थी। कौन कहेगा कि वो इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो टिपिकल इंडियन वुमेन की तरह शॉपिंग करती थी। शायद मुझे से बताने की जरूरत नहीं कि टिपिकल इंडियन वुमेन शॉपिंग स्टाइल कैसा होता है। अगर आपके घर में भी कोई वैसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर कोई दोस्त भी है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे ऐसे कई दोस्त हैं और कुछ हद तक मैं भी। जिया जीविका के एक्सप्रेशन पूरी तरह इग्नोर करते हुए दादी से बोली, वैसे भी आप शॉपिंग करते समय बहुत परेशान करती हो, ऊपर से आपका मोल भाव करना, इट्स एम्बैरसिंग दादी, मुझे नहीं जाना आपके साथ। वैसे दोस्तों, पहले जब मैं अपनी अम्मी को ऐसे शॉपिंग करते देखती थी तो मेरा भी यही रिएक्शन होता था, लेकिन अब आदत हो गई है। वैसे आपका इस बारे में क्या विचार है? जिया की बात सुन दादी का मेलोड्रामा फिर से शुरू हो जाता है। वो बोली, हाँ भाई, देखो कैसा जमाना आ गया है, आजकल के बच्चों के लिए तो हम बूढ़े एम्बैरसिंग हैं। तुम लोगों को शर्म आती है न हमारे साथ बाहर जाने में? दादी के ज्यादा टीवी सीरियल देखने का नतीजा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। जिया उनकी बातें और ड्रामा देख जीविका को देखने लगती है, जो मुस्करा रही थी। तो वहीं आदित्यनाथ जी भी अपनी माँ की इन आदतों के बारे में अच्छे से जानते थे। उनकी बात सुन जिया उन्हें समझाते हुए बोली, दादी मैंने आपको एम्बैरसिंग नहीं कहा, लेकिन वो जो आप एक ही दुकान में खड़े होकर घंटों शॉपकीपर से झगड़ा करते हो, वो भी 100-200 रुपयों के लिए, दैट्स एम्बैरसिंग। ऊपर से आप लोकल मार्केट में खींच के ले जाती हो। अगर जाना ही है तो मॉल चलते हैं न दादी। उसकी बात सुन कौशल्या जी मुंह बनाते हुए बोली, छह मॉल भी जाने को जगह है क्या? न मोल भाव, न कम ज्यादा। उनका तो डिस्काउंट भी ऐसे लगता है जैसे चंदा दे रहे हों। लोकल मार्केट में 1000 की चीज भी आराम से 200-400 की मिल जाती है, और वही चीज तुम्हारे मॉल में 10,000 से शुरू होती है। दादी, बिकॉज दे आर ब्रांडेड। जिया उन्हें समझाते हुए बोली। लेकिन दादी तो दादी ठहरी। उसकी बात सुन दादी नाराजगी भरे लहजे में,
ब्रांड गया तेल लेने, चुपचाप मुझे शाम को 4 बजे मार्केट ले जाना, वरना मैं खुद चली जाऊंगी बिना फोन के, फिर ढूंढते रहना मुझे। इतना कह वो अपना बचा हुआ नाश्ता करने लगती हैं। ये है दादी का ब्रह्मास्त्र। जब उनके मेलोड्रामा से बात नहीं बनती तो वो यूं घर छोड़ के जाने की धमकी देती, और बेचारी जिया को उनकी बात माननी ही पड़ती। आज भी वैसा ही हुआ। जिया उनकी बात सुन थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, फाइन दादी, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। इतना कह वो गुस्से में वहां से चली जाती है। दादी के होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है, जो उनके जीत का परचम थी। ये देख आदित्यनाथ जी बोले, सही तो कह रही थी जिया, आपको लोकल मार्केट जाने की क्या जरूरत है, मॉल से शॉपिंग करने में क्या बुराई है माँ। ये देख वो अपने बेटे को चुप करवाते हुए बोली, तू चुप कर, बड़े आए मॉल के दीवाने। क्या है वहाँ, एक बिल्डिंग जो दिन में भी लाइट से चमकती रहती है, उसे तुम शॉपिंग कहते हो। शॉपिंग तो हमारे जमाने में होती थी। तुम्हारे पिताजी मुझे 50 दुकानें घुमाते सिर्फ एक अच्छी सी साड़ी के लिए, और दुकानदार खुद एक एक साड़ी निकाल के उसके काम और कढ़ाई के बारे में बताता। और अब सारे कपड़ों को एक जगह लटका के रख देते हैं, और अंधे लोग फालतू में पैसे देकर आ जाते हैं। अपनी माँ की बात सुन आदित्यनाथ जी को हंसी आ जाती है, और वो ये भी जानते थे कि उन्हें समझाना जब जिया के बस की बात नहीं, फिर वो क्या ही कर सकते हैं। जिसके बाद वो और जीविका दोनों ही उन्हें बाइक के घर से बाहर आ जाते हैं। तो वही अद्वैय का घर। अद्वैय भी रेडी होकर जल्दी से नाश्ता कर बाहर आ जाता है, जहां घर के बाहर अमन उनका इंतजार कर रहा था। अद्वैय आज अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ ऑफिस निकल जाता है, क्योंकि कल के बाद अब ये जरूरी हो गया था। आज शाम को कोलैबोरेशन के पेपर्स साइन करने के बाद शाम को ही 6 बजे बिडिंग होने वाली थी, जिसकी सारी तैयारियां पहले से ही हो चुकी थी। तो क्या होगा आगे, किसे मिलेगी देसाई को लैंटाना, क्या अद्वैय जीत पाएगा महेश्वरी और वरदान से, और क्या करने के बारे में सोच रही है माहिरा, जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। और दोस्तों, कल से एक नई स्टोरी शुरू होगी जिसका नाम है तेरी मेरी लव स्टोरी। प्लीज उसे सुनना न भूले। उसमें एक नहीं बल्कि 6 लव स्टोरीज है। चैप्टर 65, अनडिस्क्राइबेबल ब्यूटी ऑफ जिया। तो अब तक हमने देखा कि दादी ने अपने मेलोड्रामा और ब्रह्मास्त्र से जिया को शॉपिंग पे साथ चलने के लिए मना लिया था। जिया जानती थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो कौशल्या जी सच में बिना किसी को बताए, बिना फोन के ही घर से निकल जाएंगी, क्योंकि वो एक बार पहले भी ऐसा कर चुकी थी। लेकिन ये तो शुक्र था कि वो ज्यादा दूर न जाकर यही पास के पब्लिक गार्डन में जाके बैठ गई थी। लेकिन फिर भी उन्हें ढूंढने में उन सबको 2 घंटे लग गए थे, और आखिरकार वो जिया को गार्डन मिली थी। जिया उनकी बात मानते हुए थोड़े गुस्से में कॉलेज चली जाती है, तो वहीं जीविका और आदित्यनाथ जी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जिया आज कॉलेज अपनी स्वीट हार्ट बाइक में आई थी। जिया तो पहले ही कहर ढाती थी, लेकिन अब उसकी नई बाइक को देख के तो वैसे ही कई लड़कों के दिलों पे सांप लौट जाते हैं। ऑब्वियसली वो बाइक का लेटेस्ट मॉडल था, तो ऐसा होना तो बनता था। ठीक उसी समय वहां एक चमचमाती स्पोर्ट्स कार आके रुकती है, जो किसी और की नहीं बल्कि राहुल की थी। राहुल नाम तो सुना होगा, एक ब्रांड न्यू का, वो भी अभी अभी ही मार्केट में आई थी। उस स्पोर्ट्स कार के दरवाजे ऊपर को खुलते थे, जिन्हें स्टाइल से खोलते हुए राहुल और वेदांत बाहर आते हैं। दोनों ही जिया को बाइक से उतरते हुए देख लेते हैं। जिया स्टाइल से हेलमेट खोलते हुए अपनी बालों को लहराते हुए बाइक से नीचे उतरती है। ये उसका सिग्नेचर पोज था। लास्ट क्या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी जिया के इस स्टाइल और ब्यूटी के दीवाने थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, और जो करता था वो अपनी हड्डी पसली तुड़वाता था। लेकिन इसके बावजूद सब उसके दीवाने थे, और खुद को उसे एडमायर करने से नहीं रोक पाते थे। जिया जब नई फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में आई थी, उसने ब्यूटी के स्टैंडर्ड लेवल को ही चेंज करके रख दिया था, जो स्वीट, इनोसेंट, बबली टाइप लड़कियों से कहीं ऊपर था। जहां लड़कियां अटेंशन सीख करने के लिए फेमिनिन पर्सनैलिटी शो करती हैं, तो वही जिया इससे अलग बेधड़क लड़कों की तरह रहती थी। उसकी डिफाइनिंग की जाए तो वो हॉट और बोल्ड थी। ऐसा क्या था जो जिया नहीं कर सकती थी? आर्म रेसलिंग से लेके जूडो, कराटे, रेसिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स, शी इज आउटस्टैंडिंग। लेकिन फिर भी एक चीज जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे जानते हो क्या है वो चीज? अरे एक बार सोचिए तो, पहले भी बताया है। याद नहीं आया? तो चलो मैं बताती हूँ, मैथ्स। लेकिन वो वैसे भी पढ़ाई की बात है। अभी बात करते हैं राहुल की। वो जिया को देखते ही इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे देखते हुए वेदांत से बोला, क्या लड़की है यार ये। You know what Vedant, this is the very first time I don't have words to describe the beauty of a girl.
उसकी बात सुन वेदांत अपने है की मुट्ठियां भींचते हुए एक कोल्ड टोन के साथ राहुल से बोला, देन यू डोंट हैव टू। राहुल वेदांत की बात सुन उसकी आंखों में देखता है तो उसे एक अजीब सी ठंडापन का एहसास होता है। उसकी आंखें ही काफी थी उसे जमाने में लिए, और ये शायद पहली बार था कि वेदांत किसी लड़की को लेकर ऐसे रिएक्ट कर रहा था। ये देख राहुल काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। वो उसे देखते हुए बोला, वेद क्या मैं जो समझ रहा हूँ वो सही है? क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो? डू यू लाइक हर? उसकी बात का वेदांत कोई जवाब नहीं देता और कैंपस की सीढ़ियों की ओर बढ़ जाता है। राहुल ये देख हल्का सा मुस्कुराया क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता। भले ही राहुल की खुद की कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी लेकिन आज तक उसने वेदांत को कभी ऐसे नहीं देखा था। वो भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे बढ़ जाता है। जब वो दोनों क्लास में आए तो नक्श जिया के गले लगे हुए था, या यूं कहे उसके गेल पड़ा था। वेदांत ये सीन देख बिना कुछ रिएक्ट किए उनके पीछे वाली सीट की ओर बढ़ जाता है, लेकिन राहुल जैसे ही जाने को हुआ वो टीना से टकरा जाता है। टीना राहुल को देखते हुए बड़े ही सेडक्टिव वे में बोली, हाय राहुल। राहुल टीना को देख बड़ी सी मुस्कान के साथ, ओ हाय टीना, हाउ आर यू? एकदम फर्स्ट क्लास, और तुम्हें देख के तो और भी ज्यादा बेहतर हो गई हूँ। इतना कह वो उसे देखने लगती है तो उसकी बात सुन राहुल भी फ्लर्टेशियस अंदाज में उसकी ओर झुकते हुए बोला, क्या सच में? टीना बस मुस्कुरा देती है। तभी वहां उनके प्रोफेसर भी आ जाते हैं। ये देख राहुल अपनी आंख विंक करते हुए लास्ट सीट की ओर बढ़ जाता है और टीना मुस्कुराते हुए अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ जाती है। एएसआर एंटरप्राइजेस में अद्वैय अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था। वो सात्विक से पूछते हुए, तुम्हारी मिस्टर आदित्यनाथ जी से बात हुई? अद्वैय की बात सुन सात्विक बोला, यस एएसआर, वो हमसे स्टर्लिंग स्टार होटल में मिलने को तैयार हैं। ओके ग्रेट, अद्वैय इतना कह बाकी के अपडेट लेता है, जिसके बाद सात्विक अपने केबिन में चला जाता है। तो वहीं मैथ्स की क्लास, जिया और नक्श पढ़ाई नहीं बल्कि दोनों ही अपनी नोटबुक पे कार्टून्स ड्रॉ कर रहे थे और दोनों एक दूसरे को दिखा के मुस्कुरा रहे थे। साथ ही उन्होंने उन कार्टून्स पे एक दूसरे के नाम भी लिख रखे थे। एक बेचारी रूही ही थी जो अपने हिस्से के नोट्स बना रही थी। वेदांत की पैनी नजरें कब से दोनों को देख रही थी। उससे जब दोनों की करीबी बर्दाश्त नहीं हुई तो वेदांत अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को अपने दूसरे हाथ से निशाना लगाते हुए उछाल देता है, जो सीधा जिया की नोटबुक पे जाके गिरता है। ये देख जिया और नक्श दोनों ही एक साथ पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर पीछे पलट के देखते हैं। राहुल जो अभी सारा माजरा समझ ही रहा था, वो देखता है वेदांत जल्दी से उसके हाथ से पेन छीन लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। ये देख जिया पेन को उसके सामने कर देती है, लेकिन चालाक वेदांत बिना कुछ कहे उंगली से राहुल की ओर इशारा कर देता है। राहुल बेचारा फटी आंखों से वेदांत को देखता रह जाता है। ये क्या था? वेदांत कब से ऐसा बन गया? राहुल कुछ समझ सकता, तभी जिया की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वो उसे देखते हुए बोली, क्या तुम्हारा भी पढ़ने का मन नहीं है? राहुल उसके हाथ से पेन लेते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ये देख जिया मुस्कुरा देती है और सामने देखने लगती है। राहुल भी खुशी खुशी पेन से खेलने लगता है। तो वही वेदांत ये देख चिढ़ जाता है, क्योंकि जिया ने हंस के राहुल से बात की थी, लेकिन वेदांत का चेहरा देख राहुल की हंसी छूट जाती है। वेदांत गुस्से में उसके हाथ से अपना पेन लेकर उसे उसका पेन पकड़ा देता है। राहुल वेदांत के हर एक रिएक्शन को नोटिस कर रहा था, क्योंकि उसे आज की ब्रेकिंग न्यूज जो मिल गई थी। ऐसे ही अपनी 2 और क्लास लगाने के बाद वो जिया एक अंगड़ाई लेते हुए बोली, ये पढ़ाई इतनी थकाने वाली क्यों है यार? उसकी बात सुन नक्श हंसते हुए, क्योंकि हमें नहीं पसंद, वरना उसे देख अभी भी लिखी जा रही है। ये देख जिया रूही को देखती है। वो उसकी नोटबुक बंद करते हुए बोली, बस कर यार, अब मुझे भूख लगी है। ये देख रूही ना में सिर हिलाते हुए उससे नोटबुक छीन के अपने बैग में रखते हुए बोली, तो चलो फिर कैंटीन चलते हैं। जिया रूही और नक्श तीनों ही कैंटीन की को बढ़ जाते हैं। ये देख वेदांत कुछ कहता उससे पहले ही राहुल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ हाँ पता है, अब तुम्हें भी कैंटीन जाना होगा नहीं? वेदांत कोई जवाब नहीं देता। राहुल ये देख मुस्कुरा देता है और वो भी कैंटीन की ओर बढ़ जाते हैं। कैंटीन में वेदांत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जिया पे था। ये देख राहुल मुस्कुराते हुए बोला, अगर उससे बात करना चाहता है तो जाके बात कर, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, समझा? राहुल की बात सुन वेदांत जिया पर से नजरें हटाते हुए राहुल से बोला, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है मेरे भाई? राहुल क्यूरियोसिटी के साथ पूछते हुए वेदांत से कहता है। वेदांत फिर से कोई जवाब नहीं देता।
ये देख राहुल एक गहरी सांस लेते हुए अपनी सीट पे टिक के बैठ जाता है। उसकी चुप्पी कई बार राहुल को परेशान कर देती थी, जिसके बाद वो फिर से अपनी बाकी की क्लासेस लगाने चले जाते हैं। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव से उन्हें पता चलता है कि उनकी असाइनमेंट, जिसे इतनी मेहनत से जिया और नक्श से सैटरडे को बनाया था, वो शाम को 4 बजे मैथ्स डिपार्टमेंट में जाके खुद सबमिट करवानी होगी। उसकी बात सुन जिया थोड़ा परेशान होते हुए रूही से बोली, यार मैंने तो दादी से कहा था मैं उन्हें लेकर मार्केट जाऊंगी, लेकिन अब उसे यूं परेशान होते देख रूही बोली, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। एक काम कर, दादी को फोन कर और सीधा मार्केट बुला ले, और तू जल्दी से असाइनमेंट सबमिट कर वहां के लिए निकल जाना। उसकी बात सुन जिया रूही को हक करते हुए बोली, वाह यार क्या आइडिया दिया है। जिया रूही की बात मानते हुए अपनी दादी को कॉल कर कहती है कि वो उन्हें सीधा मार्केट में ही मिलेगी और वो ड्राइवर के साथ गाड़ी में वहां आ जाएं। जिया की बात सुन दादी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी मान जाती है। क्या होगा आगे, और क्या चल रहा है वेदांत के दिमाग में? क्या वो जिया को सच में पसंद करने लगा है या कोई और बात है? क्या मोड़ लेकर आएगा वेदांत का आना जिया की जिंदगी में? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 66 योर्स वेलकम। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वेदांत जिया को लेकर थोड़ा पजेसिव हो रहा था, जो बात राहुल से छुपी नहीं। वेदांत कैंटीन में जिया को गौर से देख रहा था। ये देख उसका दोस्त राहुल वेदांत से कहता है कि अगर ऐसा ही है तो वो उससे बात करे, लेकिन राहुल की बात सुन वेदांत उससे मना करते हुए कहता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। तो उसकी बात पे राहुल उससे पूछते हुए कहता है कि फिर कैसा है, लेकिन वेदांत के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद वो अपनी अगली क्लास लगाने के लिए वापस क्लासरूम में आ जाते हैं। जिया को क्लास रिप्रेजेंटेटिव से पता चलता है कि उन्हें अपनी असाइनमेंट ठीक 4 बजे स्टाफ रूम में सबमिट करवानी होगी। ये देख जिया थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन फिर रूही के कहने पे दादी को कॉल कर सीधा मार्केट आने को कहती है और साथ ही उनसे कहती है कि वो उनसे सीधा वहीं मिलेगी। जिया की बात सुन दादी खुश तो नहीं होती, लेकिन फिर वो मान जाती हैं। असर एंटरप्राइजेस। तो वही अद्वैय की ठीक 4 बजे आदित्यनाथ जी के साथ मीटिंग थी, जिसके लिए वो सात्विक, अमन और अपने कुछ गार्ड्स के साथ मीटिंग के लिए टाइम से निकल जाता है। जब वो स्टर्लिंग होटल पहुंचा तो वो सीधा रूम नंबर 1501 की ओर बढ़ जाता है, जो इस होटल के एक वीआईपी प्राइवेट रूम था, जहां आदित्यनाथ जी उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। हमेशा की तरह उनके साथ जीविका भी थी। अद्वैय और सात्विक दोनों ही रूम के अंदर आ जाते हैं, तो वही अद्वैय के गार्ड्स बाहर ही रुक गए थे। अद्वैय टाइम का एकदम पंक्चुअल था। वो तो पिछली बार उसे जिया की वजह से मीटिंग में लेट होना पड़ा था, वरना वो कभी भी लेट नहीं होता। जिंदगी में वो पहली बार किसी लड़की की वजह से लेट हुआ था। अद्वैय के आते ही आदित्यनाथ और जीविका दोनों अपनी जगह से खड़े होते हुए अद्वैय को ग्रीट करते हैं। वैसे सही ही कहा है किसी ने, बिजनेस में उम्र से नहीं बल्कि काबिलियत के बलबूते पे सबको सम्मान मिलता है, और अद्वैय ने बहुत छोटी उम्र में वो नाम और शोहरत कमा ली थी। हाँ, ये सब विरासत में मिला था, ये नाम और ये शोहरत भी, लेकिन अद्वैय ने इसे न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि इसे और ऊंचाइयों तक लेकर गया। अद्वैय के दादाजी के बाद अद्वैय ने ही इसे संभाला। 16 साल की उम्र से वो इस बिजनेस की दुनिया में एंटर कर चुका था, और आज एसआर एंटरप्राइजेस जहां कहीं भी हैं, वो सब अद्वैय की बदौलत हैं। अद्वैय आदित्यनाथ जी और जीविका दोनों से हाथ मिलाते हुए उनके बगल वाले काउच पे बैठ जाता है, जिसके बाद वो कुछ बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं, और दोनों पार्टीज लास्ट में कंट्रैक्ट साइन कर देती हैं, और इसी के साथ ये कोलैबोरेशन फाइनल हो जाती है। जिसके बाद अद्वैय अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, अब मुझे जाना होगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। इतना कह वो आदित्यनाथ जी के आगे हाथ बढ़ा देता है, और वो भी खुशी खुशी अद्वैय से हाथ मिला लेते हैं। आदित्यनाथ जी भी उसके साथ होटल से बाहर तक आते हैं। अद्वैय का ऑरा सच में कुछ अलग था। गार्ड्स उसे घेर के आज ऐसे चल रहे थे जैसे वो कोई नायब खजाना हो। कल के इंसिडेंट के बाद अद्वैय आज पहले से ज्यादा चौकन्ना हो गया था, बल्कि उसने तो देसाई के घर के बाहर भी उसकी और उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए अपने गार्ड्स लगाए हुए थे, क्योंकि वो जानता था कि महेश्वरी कोई कम आंकने की चीज नहीं है, और वो कोई गलती नहीं करना चाहता था। आदित्यनाथ जी उसे गाड़ी तक सी ऑफ करते हैं, और फिर जीविका के साथ गाड़ी में अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो वही कौशल्या जी भोपाल की लोकल मार्केट में आई थी। यहाँ का रास्ता संकरा और बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी के निकलने के लिए जगह थी।
उनका ड्राइवर रामू जैसे ही गाड़ी लोकल मार्केट के अंदर लेता है, तभी वहां सामने से एक गाड़ी उनके सामने आ जाती है और रामू गाड़ी रोक देता है। उसके ऐसा करने से कौशल्या जी अपने ड्राइवर से पूछते हुए बोली, अब क्या हुआ रामू? रामू उन्हें बताते हुए, बड़ी मेम साहब, वो आगे से अचानक एक गाड़ी आ गई है, हमें गाड़ी पीछे लेनी होगी। रामू की बात सुन कौशल्या जी सामने वाली गाड़ी को देखने लगती हैं। ये देख वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, हम क्यों अपनी गाड़ी पीछे ले, उनसे कहो वो गाड़ी पीछे करेंगे। उनकी बात सुन रामू जैसे ही कुछ कहने को हुआ, तभी कौशल्या जी उसे आंखें दिखा भड़कते हुए बोली, पता नहीं लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते क्यों हैं? क्या इन्हें नहीं दिखता इतने छोटे रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं लेकर आनी चाहिए? तो वही रामू तो अपनी मेम साहब की बात सुन हैरान था। वो कैसे किसी और को कुछ ऐसा कह सकती थी, जबकि वो खुद वहां एक गाड़ी में आई थी। तो वही जिया देखती है कि असाइनमेंट सबमिशन के लिए तो काफी लंबी लाइन लगी है। ये देख अब उसके पास लास्ट ऑप्शन बची थी, अपना जिया वाला चार्म यूज करने की। वो सीधा बेधड़क आगे चली जाती है। उसके ऐसा करने से लड़कों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी एक लड़की जिसका नाम काव्या था वो उस पे गुस्सा करते हुए बोली, जिया क्या तुम्हें लाइन नजर नहीं आती? हम सब भी तो लाइन में लगे हैं। उसकी बात सुन जिया अपने ही एटीट्यूड में उसे देखते हुए बोली, तुम्हारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम होगा, मेरे पास नहीं है। वेदांत जो उनसे कुछ आगे ही था जिया की बात सुन लेता है और जिया और उस लड़की को देखने लगता है। तभी वेदांत जिया को आवाज लगाते हुए बोला, जिया। जिया वेदांत को देखने लगती है। ये देख वेदांत काव्या से बोला, जिया मेरे साथ है, आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मिस। इतना कह वो जिया को खुद के आगे आने का इशारा कर देता है। यूं तो जिया उसे अच्छा सबक सिखाती, लेकिन फिलहाल वो वेदांत के आगे जाके खड़ी हो जाती है। ये देख वेदांत बोला, योर्स वेलकम। उसकी बात सुन जिया उसे आश्चर्य से देखने लगती है। तो वही मार्केट में सामने वाली गाड़ी में भी लगभग कौशल्या जी की ही उम्र की लेडी बैठी थी। वो अपने ड्राइवर राकेश से बोली, क्या हुआ राकेश, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ये देख राकेश सामने की ओर इशारा करते हुए बोला, मैडम वो सामने एक गाड़ी है, लेकिन ड्राइवर गाड़ी पीछे नहीं कर रहा। ये देख वो महिला बोली, ये लोग भी ना, तुम उस ड्राइवर से कहो गाड़ी बैक करे। उनकी बात सुन राकेश रामू को गाड़ी पीछे करने का इशारा करता है, लेकिन कौशल्या जी जिद करके बैठी थी कि उनकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। ये देख रामू राकेश को गाड़ी पीछे करने का इशारा करता है, लेकिन महिलाएं हो और ईगो प्रॉब्लम न हो, ऐसा कभी हो सकता है भला? ये देख वो मैडम भी अपनी गाड़ी राकेश को पीछे लेने से मना कर देती हैं। दोनों गाड़ियों की वजह से वहां का रास्ता जम जाता है। लोग इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगते हैं। ये देख कौशल्या जी गाड़ी से बाहर निकलते हुए बोली, जरा मैं भी तो देखूं, कौन है ये जो अपनी गाड़ी पीछे नहीं कर रहा? इतना कह वो गाड़ी से नीचे उतर जाती हैं। अपनी साड़ी का पल्लू घुमा के वो उसे अपनी कमर में फंसाते हुए वो सामने वाले ड्राइवर से कहती हैं। अब कौशल्या जी ने इतने सास बहू के ड्रामे देखे थे कि लड़ने में तो उन्होंने पीएचडी कर रखी थी। वो बोली, क्या तुझे सीधी सी बात समझ में नहीं आती? गाड़ी पीछे करने में तुम्हें क्या बुराई है? तो वही कौशल्या जी की बात सुन राकेश भी अपनी मैडम को देखते हुए बोला, मैडम सामने एक लेडी काफी गुस्से में है। राकेश की बात सुन वो मैडम बोली, वो गुस्से में है, ऐसा क्या? जरा मैं भी तो देखूं। इतना कह वो गाड़ी से उतर जाती हैं। वो गाड़ी से उतरते हुए बोली, अगर मेरा ड्राइवर गाड़ी पीछे नहीं कर रहा तो तुम कर लो। इतना कह वो जैसे ही गाड़ी से उतर कर कौशल्या जी को देखती हैं, वो उन्हें पहचान जाती हैं। वो हैरान होते हुए बोली, कौशु। तो वही खुद को यूं किसी को कौशु कहते देख कौशल्या जी दूसरी महिला को गौर से देखने लगती हैं। उनके चेहरे पे एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, जैसे वो भी उसे पहचानती हों। वो उसे देख हैरानी के साथ, तुम यहाँ? तो क्या होगा आगे, और कौन है ये महिला जो कौशल्या जी को जानती है? और वेदांत ने क्यों की जिया की मदद? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।